Students, I am Anita Singh, behalf of Moti Children's School. I will teach you social science subject. Okay, so let's start. Today I will teach you chapter first. Name is the advent and expansion of the British power in India. So भारत में ब्रिटिश पावर या ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई और एक्सपेंशन उसका विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so let's start. First open your books. Okay, so after the invention of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflict. The vast resources of India has been a source of attraction to many clans and invaders. Okay, जो अलेक्जेंडर या सिकंदर, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहते हैं कि जब आक्रमण हुआ भारत में इन्वेशन हुआ उसका, तब से लेकर भारत हमेशा जो इतिहास है उसका संघर्ष का बना रहा. और भारत की जो विशाल संपदा थी, जो भारत में जो खुशहाली थी, है ना, वो कई जाति और आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही, है ना. द सकाज, द हुनास एंड द मंगोल इन्वेंशन आर सम एग्जाम्पल. सकाज, हुनास और मंगोल ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इसी संपदा को देखकर भारत पर बार बार आक्रमण किए. सम ऑफ दीज इन्वेडर्स आइदर रिटर्न आफ्टर देयर डिफीट और बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री बाय इंटरमिंगलिंग इन द सोशियो कल्चरल लाइफ. बहुत से आक्रमणकारी ऐसे थे जो आक्रमण के बाद या तो पराजित हो गए, हार गए, तो वापस चले गए, या कुछ ने हमारे ही सामाजिक संस्कृति में वो घुल मिल गए. द मुगल्स स्टैब्लिश्ड अ माइटी एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. इसके साथ ही जो मुग़ल थे उन्होंने भारत के नॉर्दर्न इंडिया वाला जो भाग है, उत्तर भारत वाला जो भाग है, उस पर अपना जो एम्पायर है वो बड़ा, या एम्पायर मीन्स राज्य की स्थापना की. Okay, so during the Mughal rules, many conflicts arose between Mughals, Rajputs, Mughal Sikhs and the Mughals Marathas. जब मुग़ल काल में मुग़लों और राजपूतों के बीच और मुग़लों और सिखों के बीच और मुग़लों और मराठाओं के बीच बहुत सारे युद्ध हुए थे. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल पावर, मैनी यूरोपियंस पावर केम टू इंडिया. टू प्रोमिनेंट अमंग देम वर द Portuguese, the Dutch, the British, the French. Conflict arose among them for trade and afterwards for capture of political power. देखिए, जब मुग़ल भारत में आए तो उसके बाद कई यूरोपियन शक्तियाँ जो थी, यूरोपीय देशों के जो लोग थे, जैसे कि पुर्तगाल से, डच, अंग्रेज और फ्रांस से, है ना, ये लोग भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए आए थे. और इनमें कि कौन ज़्यादा व्यापार स्थापित कर सकता है, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद हमेशा चलता रहा, संघर्ष चलता रहा और चलता ही रहा. अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट देयर पावर आफ्टर साइनिंग पैक्ट विद द इंडियन रूलर्स एंड एस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी ओवर देम. और कुछ समय बाद भारत के बड़े भाग पर अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हुई और उन्होंने कई देसी रियासतों से संधि कर ली और सर्वोच्च सत्ता जो उनके हाथ में चली गई. ओके, सो द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस. उसके बाद भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए. ओके, The people of India actively took part in the freedom movement and ultimately achieved independence in the year 1947. In the coming chapters, we will study about the glorious struggle for Indian independence. उसके बाद इंडियंस ने एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया और अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे और अंत में उनको 1947 में हम इंडियंस को आज़ादी मिल गई. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. The arrival of the European trading company to India. The arrival of the European trading companies to India. भारत में बहुत सारी व्यापारी कंपनियाँ आई थी, जैसे मैंने आपको बताया, डचेस आए, फ्रेंच आए और पुर्तगीज़ आए, है ना. तो ये किस किस तरीके से कब कौन आया, क्या हुआ, तो मैं आपको पैराग्राफ रीड करके बता रही हूँ. सम मेजर्स हैपनिंग्स इन द यूरोप इन द 15th century. तुर्क कैप्चरिंग Constantinople
revolution in the field of science and industry and geographical discoveries created fascination in the eyes of Europeans towards India and the in the far east. The traders were forced to look for market for the increase in प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 15वीं शताब्दी में या 15th सेंचुरी में यूरोप में कुछ बहुत सारी घटना हुई, जैसे कहीं जो कुस्तुनुतनिया था वहाँ पे जो तुर्कीस थे उन्होंने उसको हथिया लिया, और कई सारी वहाँ पर औद्योगिक क्रांतियाँ भी हुई, और यूरोपीय लोगों में जो भारत एवं पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय लोगों में एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया। यूरोप में व्यापारिक और जो टुवर्ड्स व्यापार ट्रेड्स और वर फोर्स्ड क्रिएटेड फैसिनेशन आइज, औद्योगिक क्रांतियाँ बन गई। अब यूरोपीय भारत में बाजार तलाशने लग गए। इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ और कई औद्योगिक क्रांतियाँ भी हुई। वास्को डी गामा एंड Bartholomew Diaz took up the task of discovery water route to far east। अब जो वास्को डिगामा थे और कोलंबस, इन्होंने जो सी रूट खोजा, ठीक है, और भारत में पश्चिमी समुद्री तट खोजते खोजते भारत में समुद्री तट तक पहुंच गया कौन? कोलंबस। कोलंबस ने यहाँ पे अमेरिका की खोज की, और बार्थोलोम्यू डिस्कवर्ड होप इन 1487 एंड वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया इन 1498। इसी के साथ साथ ही वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी समुद्री रेखा जो है कालीकट, वहाँ पर उसे खोजते खोजते पहुँच गया। ओके, अब पोर्तुगीज़ कैसे आए इंडिया में, डचेस कैसे आए इंडिया में, ब्रिटिश कैसे आए इंडिया में, फ्रेंच कैसे आए इंडिया में, आगे की स्लाइड्स में हम वो पढ़ते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं पोर्तुगीज़ इन इंडिया, ठीक है। सो लिसन प्रॉपरली। वास्को डी गामा अराइवल इन 1498 in India opened the door for other European traders। 1498 में या 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, और जब इसने ये रास्ता खोज लिया तो और भी यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ता खुल गया। द एम्परर एंड किंग्स इन इंडिया वेलकम्ड द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन। भारत के अलग अलग राजा महाराजाओं ने अलग अलग कारणों से इन व्यापारियों का स्वागत किया और ट्रेडर्स का स्वागत किया। पोर्तुगीज़ वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। अब ध्यान रखिए इस बात को, इसको अंडरलाइन करिए कि पुर्तगालीज़ जो थे वो सबसे पहले भारत में आए व्यापार करने के लिए। अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलप्ड बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया। जब वास्को डी गामा भारत आया तो दो देशों के बीच में व्यापार का एक नए युग की शुरुआत हुई थी। ओके, The Portuguese traders established trading centers at Calicut, Goa, Daman, Diu and Hooghly। अब 15th सेंचुरी में बड़े बड़े जहाज़ों के बेड़े के साथ पेड्रो अल्वरेज भारत आया, और पुर्तगाली व्यापारी जो थे उन्होंने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप और हुगली के जो पोर्ट थे, जो बंदरगाह थे, वहाँ पर अपने जो कोठियाँ थी ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रेड सेंटर वहाँ पर बना लिए। ओके, दे फर्स्ट बिल्ट अ फोर्ट एट कोचिन इन 1503। 1503 में उन्होंने पहली वहाँ पर एक कोचीन में किला बनाया। द अल्मीडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरी बाय पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505। अल्मीडा जो था वो 1505 में जो फ्रांस की सरकार थी उन्होंने उसको सबसे पहला वाइसराय बनाकर भारत भेजा। ठीक है, द पोर्तुगीज वाइसरी एल्बुक्यूरेक्यू स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, with the help of Portuguese forces he took Diu under his control। और पुर्तगालों ने फिर क्या किया कि धीरे धीरे जो
दुर्ग बनाया। उसके बाद धीरे धीरे अल्मेडा ने भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आ गया। फिर वहाँ पर सेना की मदद से, पुर्तगाली सेना की मदद से उन्होंने द्वीप पर अधिकार कर लिया। द पोर्तुगीज वायसरी अल्बुक्वर्क्यू स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह। और जो पुर्तगाली वायसराय था उसने क्या किया कि जो अलबुर्कक ने पुर्तगाली वायसराय अलबुर्कक ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। धीरे धीरे तो ये पुर्तगालीस थे हम पर शासन करने की कोशिश कर रहे थे। And the Portuguese slowly occupied their hold on Daman, Salsette Basin, Mumbai, Hooghly and St. Thomas. In this way, Portuguese traders by 1515 had not only the sole control over Indian trade, but they also started ruling over the coastal area after annexing it. इसका मतलब है कि धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, सालसेट बेसिन, मुंबई, हुगली तथा सेंट टॉम पर भी अपना अधिकार कर लिया। और 1550 तक पुर्तगाली व्यापारी न केवल व्यापार कर रहे थे बल्कि इन एरिया पर अपना अधिकार करके इन पर शासन भी करने लग गए थे। ठीक है, ये पुर्तगालीज़ की कहानी हो गई। अब हम पढ़ते हैं डचेस। द डचेस वर द रेसिडेंट ऑफ हॉलैंड। डचेस कहाँ के लोगों कहते हैं? हॉलैंड के लोगों को। ठीक है, तो द डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। तो डचेस की भी एक कंपनी बनाई गई हॉलैंड में 1602 में, जो कि इंडिया में कंपनी की स्थापना करने वाली थी। In order to establish control over trade in India, conflict arose between the Duchess and the Portuguese, in which the Portuguese were defeated. Soon after, Dutch established trading houses in the Coromandel coast, Gujarat, Bengal, Bihar and Orissa. Their first factory came up at Machilipatnam. The Duchess trade लिपिफाई इन स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, lead, राइस एंड ओपियम। ओके, सो अब हम देखेंगे डचेस। भारत में व्यापार को लेकर फिर पहले से यहाँ पुर्तगालीज़ मौजूद थे। अब डच आए तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई और पुर्तगालीज़ यहाँ कमज़ोर साबित हुए, डचेस जीत गए। डचों ने फिर क्या किया कि गुजरात में कोरोमंडल से लेकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपनी कोठियाँ, व्यापारिक कोठियाँ, फैक्ट्रियाँ बनाई। और उसके बाद उन्होंने अपना एक पहला फैक्ट्री खोली मछलीपट्टनम में। और डचों ने भारत के साथ मुख्यतः क्या क्या चीज़ों का ट्रेड करना था? स्पाइसेस का, नील का, रॉ सिल्क मीन्स कच्चा रेशम, लैड मीन्स सीसा, चावल और ओपियम मीन्स अफीम। डचों को ये हो गया। द मेन डच फैक्ट्री वाज एट पुलिकट वर दे minted gold coin pagoda. Dutch introduced gold coins as currency in India known as pagoda. So इसके साथ साथ ही डचों ने कुछ फैक्ट्रियाँ भी बनाई। वहाँ पे उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा, जैसे बोलते हैं ना कॉइन्स, तो एक गोल्ड कॉइन्स बनाए जिनको नाम दिया गया पगोड़ा। ओके, अब डचों ने भारत में ये स्वर्ण मुद्रा कैसे चलाई, क्या था ये पगोड़ा, अब हम देखें। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे हम लोग। ओके, the entry of British East India Company proved to be a fatal blow to the Duchess Company in India. English and Duchess fought a battle at Bedara in 1759, in which Duchess were defeated and lost their force, and their trade received a major setback. Slowly, in influence of Duchess East Company came to an end in India. Okay, so इसके साथ ही भारत में अब अंग्रेज़ों का हुआ आगमन। अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में डच कंपनियों को उसके आने से धक्का लगा। 1759 में डचों में और अंग्रेज़ों में वेदरा का एक युद्ध हुआ जिसमें डचों की हार हो गई और धीरे धीरे उनका व्यापार ख़त्म होने लग गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी वो भारत में बढ़ गई और जो डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत से लगभग समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई और यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार बढ़ गया। अब आएंगे हम द ब्रिटिश इन इंडिया। लाइक अदर यूरोपियन नेशन, द ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया। अन्य यूरोपियों की तरह भारत भी कीन मीन्स इच्छुक होना, तो ब्रिटिशर्स भी भारत में व्यापार करना चाहते थे।
the leading capitalist in Britain, formed the East India Company on 31st December 1600. Queen Elizabeth I of England issued a charter providing 15 years monopoly in trading. The first British ship captained by Hawkins reached India in 1608 during the rule of Mughal Emperor Jahangir. उसके बाद कैसे क्या हुआ, अन्य यूरोपों की तरह भारत भी वो भी आना चाहते थे, तो धीरे धीरे 15 वर्षों के इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने 31 दिसंबर 16 को एक चार्टर कंपनी बना दी और एक कंपनी बनाई और उसको 15 साल के लिए एक चार्टर एक्ट बना दिया और उसको एकाधिकार दिया गया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा लेकर के भारत आए और उस समय जो मुग़ल सम्राट जहांगीर थे उनके शासनकाल में वो वहाँ पर पहुँचे। अब ये ब्रिटिशर्स का हो गया। अब द फ्रेंच इन इंडिया। द इंडो ओरिएंटल कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया। इसी तरीके से फ्रांसीसियों ने 1664 में एक कंपनी बनाई, इंडो ओरिएंटल कंपनी, जो भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी। अ फ्रेंच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरन सेट आउट ऑफ इंडिया in 1666 and they established their first French trading center at Surat in 1668. फ्रांसिस कैरन के लीडरशिप में 1667 में फ्रांसीसियों का एक डेलीगेशन मीन दल भारत आया और 1668 में उन्होंने सूरत में एक फर्स्ट फ्रांसीसी कोठी या ट्रेडिंग सेंटर बनाया। देयर आफ्टर द फ्रेंच सेटअप ट्रेडिंग सेंटर एट मछलीपट्टनम इन 1669। इसके बाद मछलीपट्टनम में उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर व्यापारिक कोठी बनाई एट पांडिचेरी इन 1673 एंड एट चंद्र नगर इन बंगाल बिटवीन 1690 to 92। लगातार वो जगह जगह पर इस तरह से कोठियाँ बनाते जाते। द फ्रेंच कंपनी बुल्ट फोर्ट लुइस एट पांडिचेरी फॉर वार डिफेंस। फ्रांसीसी कंपनी ने पांडिचेरी में एक फोर्ट लुई किले का भी निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया। वो केवल भारत में लाभ कमाना चाहते थे। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स टुक डिसीसिव स्टेप Dupleix effort to strengthen French hold in India started rivalry with British East India Company, and the French had to suffer defeat in the war and ultimately they started packing up from India. अब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ फ्रांसिस जो गवर्नर था डुप्लेसिस, उसके साथ और ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ संघर्ष होने लगा और दोनों इसमें संघर्ष में या लड़ाई में फ्रांसीसी की हार हो गई और वो उन्हें अपना कारोबार या जो व्यापार था वो इंडिया से पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया मीन्स भारत से पैक करके या समाप्त करके जाना पड़ा। अब हम पढ़ते हैं डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसका मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और अंग्रेज़ों ने कैसे इस धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता गया और अंग्रेज़ जो थे कैसे उसका फ़ायदा उठाते गए, वो हम यहाँ देखेंगे। द मुग़ल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526। इट गेंड स्टेबिलिटी, अर्नड फेम एंड बिकम पावरफुल बाय द एफर्ट ऑफ अकबर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने 1526 में की थी और अकबर के कार्यों के द्वारा इसको कई मतलब शक्ति भी मिली और पहचान भी मिली और ये इस्टेब्लिश भी है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद के जो मुग़ल शासक थे वो काफ़ी वीक थे, तो धीरे धीरे इसकी डेक्लाइनिंग होती गई, इसका पतन होना शुरू हो गया। ओके, द सक्सेसर वर एट द वार टू acquire the throne of the Mughal Empire. The claimant of throne took help from the chieftains of the empire.
अब मुग़ल साम्राज्य में गद्दी के लिए उनके जो उत्तराधिकारी थे उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए और सरदारों के सहयोग से सभी गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करने लग गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, है ना, the later Mughal emperor were simply puppet rulers in their hands. They could not check the decline of the empire. धीरे धीरे क्या हुआ, गद्दी के जो दावेदार थे वो आपस में लड़ने लग गए और अमीरों के हाथ की और मुगल एक प्रकार से कठपुतली बनकर रह गए और धीरे धीरे जो मुग़ल साम्राज्य उसका जो पतन हो रहा था, जो डेक्लाइनिंग हो रही थी, फिर उसे वो रोक नहीं पाए। Now next slide. The Maratha, Mysore and Karnataka become fully independent. These states greatly contributed to the fall of Mughal Empire. Attack from rulers like Nadir Shah of Iran and Afghan rulers Ahmad Shah Abdali sounded the death knell for the Mughal Empire. The British took full advantage of this political chaos and crisis. इस काल में जो समय में जो मुग़लों का पतन हो रहा था, तो धीरे धीरे जो मराठा सरदार थे और मराठाओं के साथ साथ जो मैसूर और कर्नाटका थे ये भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए और इन्होंने भी जो मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है उसमें भारी अपना योगदान निभाया। इसी के साथ साथ ईरान के शासक जो थे नादिर शाह, उन्होंने और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत के पतन को मुग़ल साम्राज्य का जो पतन था भारत में उसे भी संभव बना दिया और इस स्थिति का फ़ायदा पूरा अंग्रेज़ों ने उठाया। जो भारत में ये जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ किस तरीके से जो व्यापार जो था उसमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस rivalry. The East India Company was formed under a 15 years charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 31st December 16। मैंने आपको पहले बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ब्रिटेन में और 15 साल के लिए आधिकारिक मोनोपोली अधिकार दे करके व्यापार करने भारत में भेजा गया था। 1604 ट्रेड विथ इंडिया एंड द ईस्टर्न कंट्रीज। The charter also empowered the company to wage war, sign pact, enact law and punish those who attack the company's monopoly. इसके साथ साथ कंपनी को उनको जो अधिकार दिए गए थे उसमें था कि वो युद्ध कर सकते थे, ट्रीटीज़ वगैरह मतलब संधियाँ कर सकते थे, कानून बना सकते थे और कानून बनाने के साथ साथ जो लोग इनको कंपनी को या इनके व्यापार को नुकसान पहुँचाएं उन्हें सज़ा भी दे सकते थे। तो इस तरीके से काफ़ी ताकतवर थी ईस्ट इंडिया कंपनी। द प्राइम एम ऑफ कंपनी वाज फॉर्म्ड द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वाज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। कंपनी का जो मुख्य जो उद्देश्य था, जो प्राइम एम था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं वो और अपने देश में पहुंचाएं। इवन लूट एंड वार वर कंसिडर्ड राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल द एंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसका अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के साथ साथ इन्होंने कई अनुचित तरीक़ों का भी प्रयोग किया, जैसे लूट कर सकते थे और डकैती कर सकते थे, इन्हें गलत नहीं समझा जाता था। इसके लिए द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट ट्रेड फुलफिल देयर कॉफर बियॉन्ड कैपेसिटी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें व्यापार में लूट मार तक करना की छूट थी और इस लूट मार से जो कंपनी थी वो काफ़ी माला माल होती जा रही थी। द कंपनी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस अलॉन्ग विथ कंसोलिडेटिंग इट्स होल्ड ओवर ट्रेड। और राजनीतिक तौर पर भी कंपनी काफ़ी मजबूती पकड़ती जा रही थी ताकि क्योंकि उसको पूरे व्यापार पर क्या करना था, होल्ड करना था। द ब्रिटिश हैड एनालाइज्ड एंड द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये समझ लिया था, ये अनुमान लगा लिया था, एनालिसिस कर लिया था कि भारत अभी इस समय जो पॉलिटिकल कंडीशन है भारत की वो काफ़ी वीक है। दे थॉट दैट द एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर वुड बी प्रॉफिटेबल टू देयर ट्रेड एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क
टू अचीव दिस गोल। जब उन्हें ये समझ में आ गया कि व्यापार से अधिक लाभ उन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में है, तो धीरे धीरे वो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में लग गए और यहाँ से उन्होंने इसका प्रारंभ किया। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे हुआ, ये हमें जानना है। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, क्या रहा, तो सुनिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया बट फेल्ड टू एस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर ऑफ कॉलोनी इन इंडिया। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू ओपन बिजनेस सेंटर एट सूरत इन 1613. Sir Thomas Rose was sent as envoy of King James I to India to meet Mughal Emperor for trading purpose. Sir Thomas Roy spent his time in Mughal court between 1615 to 1619. He got approval from Jahangir to establish business center in different part of the Mughal Empire, and soon British East India Company opened its business center at Surat, Agra, Ahmedabad and Bharuch. सुनिए इस पैरा को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार शुरू कर दिया गया और मगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की को सफलता नहीं मिल रही थी। तब जहांगीर के शासन में ये लोग 1613 में उन्होंने पहली आज्ञा प्राप्त की, उससे परमिशन ली और सूरत में पहली कोठी इन्होंने बनाई। इसके बाद कंपनी से सर टॉमस रो को भेजा गया इंग्लैंड से दूत के तौर पर मुग़ल दरबार में, और टॉमस रो जो 1615 से लेकर 1609 तक मुग़ल दरबार में रहते रहे, जहाँ पर उन्हें जहांगीर से मुग़ल लोगों का जो शासन था वहाँ के विभिन्न जगह पर व्यापारिक कोठियाँ या बिजनेस सेंटर स्थापित कर लिए, जैसे कि सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में। ओके। When Emperor Charles VI of England was married to Princess Catherine of Portugal in 1668, the British got Mumbai in dowry. Mumbai came under East India Company for just £10 on annual rent. Mumbai was made headquarter of Western Coastal Business Center in 1687 in place of Surat. अब जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, उनका जो मैरिज थी वो पुर्तगाल की प्रिंसेस कैथरीन के साथ हुई थी और डाउरी मींस दहेज में उनको मुंबई मिली थी, जहाँ पर उनको 10 पाउंड्स एनुअल टैक्स देना था। मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे, अब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया गया और 1687 में कंपनी ने सूरत के स्थान पर, सूरत की जगह मुंबई को अपना मुख्यालय बना लिया। The company built fort in Mumbai and Calcutta and made adequate security arrangements there. इसके साथ साथ ही कंपनी ने क्या किया, फिर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपने अपने किले बनवा लिए और वहाँ सुरक्षा के पूरे तामझाम प्रबंध किए गए। इन 1717 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ फ्रॉम मुगल एम्पायर फारूक शाह, जॉन सरमन एंड विलियम हैमिल्टन पेड अ courtesy visit to the empire. The empire was seriously ill. The emperor got cured after following to the advice of William Hamilton. Elected emperor issued the decrees providing a lot of facilities to the company. The company earned the right to trade in Bengal without paying tax on an annual payment of 3,000. The company was permitted to hire area near Calcutta. The company dues were wiped off in Hyderabad provisions. The coins minted by the company in Mughal were in circulate in the entire Mughal empire. Thus the company business and supremacy increased by leaps and bounded in India. अब हम इस पूरे पैरा का मीनिंग समझेंगे। 1707 में ईस्ट इंडियन कंपनी उस समय जो मुग़ल एम्परर थे फारूक शाह से अनेक महत्वपूर्ण जो उन्हें ट्रेड के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी वो उनसे प्राप्त कर ली। उसी समय सर जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन सम्राट फारूक शाह से मिले। वो गंभीर रूप से पीड़ित थे और विलियम हैमिल्टन की सहायता से वो ठीक हो गए। इसके बदले में खुश होकर उन्होंने कई सारे फरमान ऐसे दिए, आदेश ऐसे दिए जिससे कि अंग्रेज़ों को और अधिक सुविधाएं मिल गई। 3,000 रुपये एनुअल के बदले कंपनी को बंगाल में बिना
किसी टैक्स के व्यापार करने की भी सुविधा मिल गई। कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में किराए पर आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर किराए पर लेने की भी अनुमति मिल गई। हैदराबाद में कंपनी की सभी देनदारियां, जो कंपनी को जो टैक्सेस और जो चीज़ें देनी थी उनको माफ़ कर दिया गया। और मुंबई में जो सिक्के थे मुग़ल साम्राज्य में जो प्रचलित हो गए, मुंबई में टंकित जो सिक्के थे, जो छपे जो सिक्के थे, मुग़ल साम्राज्य में भी उनका चलन हो गया। इस प्रकार कंपनी के व्यापार और जो उनका स्वामित्व था उसकी बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई सम्राट फर्रुख शाह के शासन में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम इस चैप्टर को अगेन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।